सोनाली, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। सर गुड आफ्टरनून। चल, गुड आफ्टरनून बोल देते हैं ना। गुड यस। आफ्टरनून विद गुड इवनिंग है। ओके सर। हाँ। सर कोई आया ही नहीं अभी तक। चलो, दो लोग आ गए, बस आप हो गए, हम हो गए, बाप बेटी हो गए, बहुत है। क्या करने गए थे? ठीक है सर। चलो, और सर आ रहे होंगे और लोग। हाँ, और वीडियो कॉल पे आओ। सर नेटवर्क मेरे प्रॉपर नहीं आ रहे हैं अभी। घुमाओ नहीं हमें। सर सच बोल रही हूँ। हाँ, हमारा मन करता है अपने बच्चों को देखने का। सर नेटवर्क नहीं आ रहे अच्छे फोन के देखो, मेरे। हम भी तो अपना चेहरा दिखा रहे हैं बेटे। दिखाओ ना। सब आओ बेटे, सतीश, स्नेहा, मेघा, सोनाली, सब आ जाओ। वीडियो ओपन करो। मैं तभी सो रहा था, आप कैंटीन में उठाया था, उठ जाओ 2 बजे क्लास में। अरे आओ ना। सर मैं दिख नहीं रही। हैं? लाइट दिख भी नहीं रही हूँ मैं। दिख रही हेलो। हूँ। हाँ, लाइट कम है। हम सो बाय रही कर थी। रहे सर सो रही थी इसलिए लाइट कम है। हैं। सो रही थी सर। हाँ, तो हम भी सो रहे थे बेटे। सर अभी जला रही हूँ, स्टार्ट हाँ। करेंगे ना लाइट जला दूँ। अच्छा, ये कहाँ है सतीश? सतीश कहाँ पर हो बेटे? आवाज ही नहीं आ रही उनकी तो। मेघा। गुड आफ्टरनून सर। ये गुड आफ्टरनून हाँ, सर। आप वीडियो ओपन करो। कर हाँ, लिया हेलो। सर। हेलो। हेलो सर। हाँ, ठीक हो? यस सर। हाँ, और ये आए अमिल अग्रवाल। यस वीडियो सर। ओपन करो और वीडियो ओपन करो। सतीश, वीडियो ओपन करो बेटे। हेलो। कल मैंने बताया था रिकेट्स। मन्नू।
तो बोनी चेंजेस इन रिकेट्स ये कल हो गया था, यहाँ तक पूरा मैंने डिटेल में मैं बता दिया था अच्छा खासा आपको। अब इसका आ जाता है मैनेजमेंट। व्हाट इज द मैनेजमेंट ऑफ रिकेट्स? द मेन द मेन एम ऑफ ट्रीटमेंट, आपको मैंने बताया था रिकेट्स में आजकल जैसे लॉकडाउन चल रहा है, सब बच्चे घर के अंदर ही रहते हैं, इनके क्या किस चीज का डेफिशिएंसी हो जाएगा? विटामिन डी का डेफिशिएंसी हो रहा है अधिकतर। अधिकतर बच्चे अब जैसे लॉकडाउन के बाद आएंगे, उनके दोनों नी ज्वाइंट में दिक्कत आ जाती है। क्या कहते हैं उसको? जेनो वेलगम कहते हैं। और इसमें कौन सा स्प्रिंट लगाते हैं? मरमेड स्प्रिंट, MERMAID, मरमेड स्प्रिंट इस्तेमाल किया जाता है। So regarding management, the main aim of treatment is to supply calcium and vitamin D. The main aim of treatment is to supply calcium and vitamin D. Milk is the adequate source of vitamin D and calcium. Milk is adequate source of vitamin D and calcium. So it should be given in, so milk should be given in sufficient quantity. Therapeutic dose of vitamin D. Therapeutic dose of vitamin D varies from therapeutic dose of vitamin D varies from 25 to 125 μg, that is 1000 to 5000 international units daily orally for 6 to 12 weeks, followed by 200 to 400 international unit daily, followed by 200 to 400 international unit daily. So this is all about the rickets. After ricket is osteomalacia. The term osteomalacia is referred to the disorder of mineralization of the adult skeleton in which epiphyseal growth plates are already closed, literally osteomalacia means softening of the bones. इससे bones कैसी हो जाती हैं? Soft हो जाती हैं, softening of the bones. It is primarily due to vitamin D deficiency. It is primarily due to vitamin D deficiency.
but other causes are also, ये मैं आपको कल बता चुका हूं मैं. The bones in Australasia are lighter. The bones in Australasia are lighter than the normal due to inadequate calcium and phosphate mineralization of the bone osteoid. Etiology means causes. बेटे सब आए हो या ऐसी मोबाइल ऑन करके सब भाग गए हो? थोड़ा सोनाली को देख लिया है. आस्था जरा वीडियो पे आइए, दिखाइए मेरे को. सुरभि, यस सर. हाँ वीडियो ऑन करो. आस्था बोल रही है. हेलो सुरभि, गुड. और ये आस्था का ये वीडियो ऑन कर, मोबाइल ऑन करके चली गई. अमिल अग्रवाल, यस सर. हाँ चेहरा दिखाओ. हाँ पढ़ रहे हो, सही है, ठीक है. और ये क्या, शिव शरण यादव, सब फटाफट दिखाते जाओ मेरे को. शिव शरण यादव जी गायब. है लगता है. मोबाइल ऑन, यादव जी गायब. शिव शरण, मेघा, Yes, sir. हाँ दिखाओ, वीडियो ऑन करो. उमा पांडे, हाँ ठीक है, आपको देख लिया. तो उमा पांडे, उमा, इस तरफ आ गया. बाकी तो कोई नाम इधर नहीं आ रहे हैं मेरे को. सब एक एक करके दिखाते बेटे फेस अपना. यशवंत प्रजापति, दिखाओ बेटे चेहरा. यस सर. गुड बेटे, गुड. 9 लोग और हैं, बाकी के नाम लिखे नहीं, सिर्फ 9 अदर्स लिखा है. फटाफट दिखा दो, फिर मैं शुरू करूं फटाफट. 9 अदर्स में कौन कौन है? परवेज, सलाम वालेकुम परवेज. हाँ, आस्था, और नेक्स्ट. चलो ठीक है, थैंक यू. So etiology of osteomalacia, it is due to vitamin D deficiency or calcium deficiency, and is an adult counterpart of rickets, and is an adult counterpart of rickets. The condition is more common in women in childbearing age. The condition is more common in women in childbearing age.
Clinical features. Skeleton abnormalities. Skeleton abnormalities are dominant features. Skeleton abnormalities are dominant features. These patients complains of diffuse skeletal pain and bony tenderness. Pain may vary from बैकेक तो जानते ही हैं, कमर में दर्द. Pain may vary from mild backache to severe pain. Pain may vary from mild backache to severe pain around hip. Muscle weakness is also common. A waddling gait, W-A-D-D-L-I-N-G. Gait मैंने चलना, G-A-I-T, gait. A waddling gait may be present. A waddling gait may be present due to proximal muscle weakness. Due to proximal muscle weakness, tetany may occur in few cases. Tetany may occur in few cases with carpopedal spasm. With carpopedal spasm. Spontaneous fracture may occur. Spontaneous features may occur when the ribs are involved. When the ribs are involved, severe pseudo fractures may occur. When ribs are involved, severe pseudo fractures may occur. Pseudo fractures are translucent bands. Pseudo fractures स्पेलिंग है, इसमें P साइलेंट है, PSEUDO, pseudo fractures. इसका दूसरा नाम है लूजर्स जोन. लूजर, LOOSERS. losers, LOOSERS. losers zone, ZONE. So pseudo fractures or loser zones are translucent bands are seen due to rarefaction of the bone. Rarefaction of the bone commonly occur at points of stress and are symmetrical. Commonly occur at points of stress and are symmetrical. These pseudo fractures are seen in flat bones. These pseudo fractures are seen in flat bones like ribs, scapula, and pelvic rami, or in the ends of the long bones, इसमें कौन सा आता है, neck or upper end of the femur.
अब स्यूडो मलेशिया में इन्वेस्टिगेशन क्या करते हैं? इन्वेस्टिगेशन सीरम कैल्शियम एंड फॉस्फेट, serum calcium and phosphate level are low. Serum calcium and phosphate level are low. But alkaline phosphatase is increased. Serum 25 OHD3, serum 25 OHD3 levels are low. Urinary calcium is low. Urinary calcium is low. X-ray pelvis and bone. X-ray pelvis and bone may show X-ray of pelvis and bone may show decreased mineralization and pseudo fractures. यानी क्या दिखाई देता है? लूजर्स जोन, LOOSERS जोन, ZONEL zones. So X-ray of pelvis and bone may show decreased mineralization and pseudo fractures or looser zones. Next, bone biopsy is not necessary. But is diagnostic if done. Treatment of osteomalacia. Treatment is like the rickets, sun exposure, और क्या करना है? Vitamin D rich food, example is fish and milk, etc. Vitamin D 25 to 125 μg or 1000 to 5000 international units daily is given for 6 to 12 weeks, followed by daily dose of 200 to 400 international unit, 200 to 400 international units for a few months. And treat the underlying cause. If patient is not taking orally, or unable to take, then vitamin D can be given by intramuscular route. तो इंजेक्टेबल फॉर्म में देते हैं. इंजेक्टेबल कौन सा? इंट्रामस्कुलर, डीप इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाते हैं. Calcium supplementation may also be given
कभी कभी लोग इतना, जैसे ब्लड चेक कराए, विटामिन डी का लेवल देखा, रिपोर्ट आ गई उसमें थोड़ी कम। अब हम लोगों में सबसे बड़ी कमी क्या है, पता चल जाए ये इसका कमी है, तो उसके पीछे ही पड़ जाएंगे। दे कैल्शियम, दे विटामिन डी, दे कैल्शियम, दे विटामिन डी। हर चीज की देखो एक्सेस भी नुकसानदायक होती है। तो ज्यादा विटामिन डी होने से क्या हो जाता है, हाइपर विटामिनोसिस डी। सो नेक्स्ट इज हाइपर विटामिनोसिस डी। इसमें क्या होता है, हाइपर विटामिनोसिस डी। The excess dose of vitamin D, the excess dose of vitamin D, if taken for a long time, the excess dose of vitamin D, if taken for a long time, if taken for a long time, produce hypervitaminosis D, produce hypervitaminosis D, which is characterized by hypercalcemia, which is characterized by hypercalcemia. Symptoms of hypervitaminosis D, symptoms of hypervitaminosis D are nausea, vomiting, constipation, drowsiness, dizziness, and metastatic calcification, in the kidney, soft tissue, and arteries, etc. Renal damage is common due to vitamin D intoxication. Renal damage is common due to vitamin D intoxication. Hence it may occur even early, before other clinical features develop. Therefore, serum calcium level must be monitored. During vitamin D therapy, and in case level of the calcium goes above 10.5 milligram percentage, and in case level of calcium goes up above 10.5 milligram percentage, it is an early indication of vitamin D overdose, which must be reduced
which must be reduced to prevent further toxicity. तो विटामिन डी के साथ में ब्लड का कैल्शियम भी चेक होना जरूरी है। अगर इसकी मात्रा 10.5 मिलीग्राम से अधिक हो जाती है तो एक्स्ट्रा विटामिन डी जैसे हम देते हैं या सप्लीमेंट देते हैं उसको हमें बंद करना पड़ेगा। So this is all about the osteomalacia. तो फैट soluble vitamin complete हो गए। After fat soluble vitamin, the next vitamin is water soluble vitamin. इसमें दो ही तरीके के विटामिन आते हैं। One is vitamin C and other is vitamin B complex. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कई सारे विटामिन हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा लेंगे? विटामिन सी। विटामिन सी का दूसरा नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। अब विटामिन सी आप सब जानते हो किसमें प्रेजेंट होता है? जितने खट्टे फल होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, सिट्रस फ्रूट, उसमें विटामिन सी प्रेजेंट होता है। सो विटामिन सी दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। इट इज अ वाटर सॉल्युबल vitamin. It is a modified simple sugar. It is a modified simple sugar not synthesized by the human body. Not synthesized by the human body. It is highly concentrated. It is highly concentrated in the pituitary. It is highly concentrated in the pituitary, adrenals, eyes, platelets, and white blood cells. Function. अब इसका पहला फंक्शन क्या है विटामिन सी का? It helps in collagen formation of connective tissue. It helps in collagen formation of connective tissue by hydroxylation of proline, PROLINE, by hydroxylation of proline to hydroxyproline, by hydroxylation of proline to hydroxyproline. This is the characteristic amino acid of collagen. This is the characteristic amino acid of collagen. By this action, it helps in healing of the wound. By this action, it helps in healing of the wound. Second function. It is the most active. It is the most active reducing agent. It is the most active reducing agent in aqueous माने पानी, water. In aqueous phase of living tissue.
It is most active reducing agent in aqueous phase of living tissue. Third function, antioxidant property. Antioxidant property. विटामिन सी तो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती हैं, इसके अलावा और किसमें होती है? विटामिन ए एंड विटामिन ई. नेक्स्ट इज डेली रिक्वायरमेंट. Recommended daily requirement is 30 to 70 मिलीग्राम, 30 से 70 मिलीग्राम. Daily requirement is 30 to 70 milligram in different countries. Sources of vitamin C. The vitamin is stored in all the tissue. The vitamin is stored in all the tissues. The store lasts for 2 to 3 months on a deficient diet. The stores last for 2 to 3 months on a deficient diet. अभी विटामिन सी किस किस में होता है? वेजिटेबल सोर्स और दूसरा एनिमल सोर्स. वेजिटेबल सोर्स में क्या है? गुआवा, अमरूद, काफी मात्रा में विटामिन सी होता है अमरूद में. गुआवा. आलू में होता है पोटैटोस. गुआवा, पोटैटोस, कैबेज, ब्रुसल, BRUSSEL, ब्रुसल स्प्राउट, SPROUT, then cauliflower, फूल गोभी, ग्रीन पेपर, हरी मिर्चा, ग्रीन पेपर, एंड सिट्रस फ्रूट्स, खट्टे फल, सिट्रस फ्रूट्स. अब एनिमल सोर्स क्या है? मीट. मीट में क्या क्या? लिवर, किडनी. मीट में क्या था? लिवर एंड किडनी. और मीट में सबसे ज्यादा होते हैं किसमें? फिश में. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डेफिशिएंसी. अब विटामिन सी की कमी होती है, सब जानते क्या होता है? क्या हो जाता है? स्कर्विंग. सो क्लिनिकल फीचर्स ऑफ डेफिशिएंसी. It produces a disease called scurvy. It produces a disease called scurvy. 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 अब इसमें सिम्टम्स एंड साइंस क्या क्या है? इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस में अलग है, एडल्ट्स में अलग. सो सिम्टम्स एंड साइंस किसमें?
in infants and children. So symptoms and signs in infants and children. क्या होगा? lassitude, 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 anorexia, anorexia, pain in the limbs, pain in the limbs, enlargement of costochondral junction, enlargement of costochondral junctions, subperiosteal hemorrhage, subperiosteal hemorrhage, and gingivitis. Gingivitis, G-I-N, G-I-N, G-I-V-I-T-I-S, gingivitis. And gingivitis, if gums have erupted. If gums have erupted, E-R-U-P-T-E-D. In children, where teeth have erupted, there may be swollen and spongy gums. There may be swollen and spongy gums. Papillae in between the teeth. Papillae in between the teeth give the appearance of scurvy birds. Scurvy, S-C-U-R-V-Y, scurvy birds, B-U-D-S, birds which bleed easily. Retrobulbar and subarachnoid hemorrhage. Retrobulbar and subarachnoid hemorrhage may occur if treatment is delayed. Severe to moderate normocytic normochromic anemia is common. Severe to moderate normocytic normochromic anemia is common. ये जितने सिम्टम साइंस बताए हैं मैंने, ये किस में प्रेजेंट होते हैं? इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस। अब एडल्ट्स में क्या दिखाई देता है? इन एडल्ट्स पॉइंट वाइज इसको लिखते जाइए। फर्स्ट, पेरीफॉलिकुलर हेमरेज, पेरी, P-E-R-I, पेरीफॉलिकुलर, F-O-L-L-I-C-U-L-A-R, पेरीफॉलिकुलर हेमरेजेस। इसमें क्या होता है? टाइनी ब्लीडिंग स्पॉट्स, tiny bleeding spots around the hair follicle of the skin. Tiny bleeding spots around hair follicles of the skin. Second, gums involvement that include swollen and spongy gums, friability, bleeding,
secondary infection and loosening of the teeth, secondary infection and loosening of teeth. फिर सुन लीजिए. Gum involvement that include swollen and spongy gums, friability, 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 bleeding, secondary infection and loosening of teeth. Next, corkscrew, hair appearance due to the deposition of keratin. Corkscrew, cork, C-O-R-K, cork, C-O-R-K, cork, screw, S-C-R-E-W, corkscrew, hair appearance due to the deposition of keratin. Due to the deposition of keratin on the surface around the mouth of the follicles. On the surface around the mouth of the follicles. Next, peteal hemorrhage. Peteal, P-E-T-E-C-H-I-A-L. Peteal hemorrhages seen on the feet and ankle. Peteal hemorrhages seen on the feet and ankles. Next, ecchymosis anywhere on the body. Ecchymosis, E-C-C-H-Y-M-O-S-E-S, ecchymosis anywhere on the body. Next, hemorrhage may occur into nerve sheath. Hemorrhage may occur into nerve sheath, joints, under nails, GI tract, and epistaxis may occur. Epistaxis पता ही है, nasal bleeding को क्या बोलते हैं? Epistaxis. Next, delayed wound healing और एनीमिया कैसा होगा? नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया. अब इसका मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट में दो चीज आ जाती हैं. पहला प्रिवेंशन, पहले ही थोड़ा आदमी विटामिन सी खाता रहे. Cow milk is a poor source of vitamin. Cow milk is a poor source of this vitamin, but mother's milk is a good source. But mother's milk is a good source, but it depends upon the nutritional status of the mother. But it depends upon the nutritional status of the mother. The person who will not eat fruits and green vegetables
should be advised to take 50 milligram of vitamin C, 50 milligram of vitamin C daily. Patient should be given adequate amount of vitamin C. Patient should be given adequate amount of vitamin C during trauma, surgery, burns, infection, smoking, and during administration of aspirin, tetracycline, steroids, and indomethacin. Fits on it. Patient should be given adequate amount of vitamin C during trauma, surgery, burn, infections, smoking, and during administration of aspirin, tetracycline, steroid, and indomethacin treatment. Normal adult body contain 1.5 gram of vitamin C, so that a dose of 250 milligram orally, orally 3 times a day is sufficient to saturate the tissue rapidly. So this is all about the vitamin C. विटामिन सी के बाद नेक्स्ट आ जाता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। इसको कल ले लेंगे, कल क्लास सुबह है ही, कल मैं मॉर्निंग में क्लास लूँगा वही, तो 10 से 12, 11 से 12 ले लेंगे कल। एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट का आया था, जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, 2 मिनट में जरा उसमें लूँगा मैं। कॉजेज ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग के क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला, अगर हम माउस से शुरू करें तो माउस से क्या स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो माउस से ब्लीडिंग हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, हेमेटेमेसिस। पहले तो 3 टर्म क्लियर कर लीजिए, एपिस्टेक्सिस, नेजल ब्लीडिंग, माउस से ब्लीडिंग आ रही है, हेमेटेमेसिस, और खांसी के साथ अगर ब्लड आ रहा है उसको बोलते हैं हेमोप्टिसिस। ये 3 टर्म याद रखना। खांसी के साथ अगर ब्लड आ रहा है उसको क्या बोलते हैं, हेमोप्टिसिस। वॉमिटिंग ऑफ ब्लड, हेमेटेमेसिस, और नेजल ब्लीडिंग अगर है दैट इज कॉल्ड एपिस्टेक्सिस। अब जीआई ब्लीडिंग, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, सबसे कॉमनेस्ट ब्लीडिंग का कारण हो सकता है। इसमें स्टमक में अगर हम आ जाते हैं, पेप्टिक अल्सर,
पेप्टिक अल्सर, स्टार्टिंग में अल्सर की डेफिनेशन आप जानते हैं, सर्जरी में आपने पढ़ा होगा। क्या होता है? एन एब्रेजन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अल्सर। व्हाट इज अल्सर? एब्रेजन ऑफ स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड अल्सर। अब पेप्टिक अल्सर का कारण क्या है बता रखा है। 3 रीजन है इसके। हरी वरी करी। हरी मैंने जल्दबाजी करना, वरी मैंने चिंता, करी मैंने ज्यादा मिर्च मसाले खाना। कुछ खाना खाने में 2-2, 4-4, 6-6 को हरी मिर्चा खा जाए बेटे, तो ये सब गलत है बेटे। इतना मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। तो हरी वरी करी। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? रिमूव द कॉज। जो कारण हो उसको हटा दो। तो पेप्टिक अल्सर अगर शुरू में ध्यान नहीं देते हैं, सबसे पहले क्या होगा? एसिडिटी होगी, हाइपर एसिडिटी होगी, एसिड ज्यादा बनेगा। पैराइटल सेल एसिड एसिल हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज्यादा बनाता है, तो सबसे पहले एसिडिटी होगी। एक्सटर्नल यहाँ पर पूरी इस जगह यहाँ पर क्या होता है? बर्निंग सेंसेशन पूरे जगह तक आता है। और सबसे ज्यादा बर्निंग कहाँ होती है? देखो इस जगह, ये पॉइंट कौन सा? इपिगैस्ट्रिक रीजन, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? इपिगैस्ट्रिक। इपिगैस्ट्रिक रीजन में क्या होगा? पेन भी हो सकता है जब अल्सर होता है। तो सबसे पहले हाइपर एसिडिटी होगी, और अगर नहीं ध्यान देंगे तो अल्सर फिर अल्सर बन जाएगा, और अल्सर का ध्यान ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा तो बढ़ते बढ़ते ये और नीचे के टिश्यू को डैमेज करता है, तो वहां से ब्लीडिंग हो सकती है, तो माउथ ब्लीडिंग हो सकती है। तो एक सबसे इम्पोर्टेंट रीजन ये भी है पेप्टिक अल्सरेशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। और स्टमक के आगे अगर बढ़ते हैं और क्या होगा? ड्यूडेनम के अंदर भी अल्सर हो सकता है। ड्यूडेनल अल्सर भी एक कारण हो सकता है बेटे जीआई ब्लीडिंग का। और इसके अलावा आप बताओ और कारण क्या हो सकता है, फिर मैं बताता हूँ आपको। चलो नहीं बता पाते, मैं बता रहा हूँ। अगर लीवर डैमेज है, लीवर में सिरोसिस ऑफ लीवर हो गया है, लीवर में क्या हो गया? सिरोसिस हो गया। अब गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई ट्रैक्ट ब्लड किसमें आता है? पोर्टल वेन से ब्लड किसके अंदर आता है? लीवर में आता है। और लीवर क्या होता है? सॉफ्ट ऑर्गन होता है, और जब लीवर हार्ड हो जाता है, एज इन सिरोसिस ऑफ लीवर में, है ना, या कोई क्रोनिक एल्कोहलर है, तो उसमें क्या होगा? लीवर हार्ड हो जाता है। तो जितना ब्लड लीवर के अंदर आके एक्सपेंड करता है लीवर, वो नहीं हो पाता, तो बैक प्रेशर पोर्टल वेन में डेवलप हो जाता है। जब पोर्टल वेन में बैक प्रेशर डेवलप होगा तो उससे क्या होगा? जितनी कैपिलरीज हैं जीआई ट्रैक्ट की, वो एंगॉश हो जाएंगी, और सबसे थिन कैपिलरीज होती हैं जिस जगह ईसोफेगस स्टमक से यूनाइट होता है, वहीं की वेन्स कैपिलरीज रप्चर कर जाती हैं, और वहां से ब्लीडिंग होगी। इस ब्लीडिंग को क्या कहते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग। तो इसमें कारण क्या रहा? सिरोसिस ऑफ लिवर। मतलब कोई भी ऐसा कारण जिसमें लिवर हार्ड हो जाता है, उस कंडीशन में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल जीआई ब्लीडिंग हो सकती है। बट दिस इज अ वेरी लेट कॉम्प्लिकेशन। तीसरा रीजन क्या हो सकता है? क्लॉटिंग फैक्टर। क्लॉटिंग फैक्टर्स डेफिशिएंट हो तब भी बेटे माउथ ब्लीडिंग, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकती है। तो 2-3 रीजन देखो मैंने अभी फिलहाल ऐसी अभी सोच के बताए हैं। थोड़ा सा आप इसको पढ़ना, बाद में जब थोड़ा टाइम हुआ करेगा इसको थोड़ा सा देखा करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बाकी आप लोग इसको करना। थैंक यू बेटे, गॉड ब्लेस यू बेटे, खुश रहे, बाय। Thank you, sir. बाय।